बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हुए कि भैया जो बेस वैल्यू है वही एक्सपोनेंट है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा LHS 2x का होल स्क्वायर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ऐसी खतरनाक प्रॉपर्टी है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देती है, सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, बेस चेंज थ्योरम। मैंने अभी पहली बार में जब मैं शुरुआती आप देखना पीछे करके, तो मैंने आपसे कहा था कि लॉग में अगर मेरे पास a और b लिखा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफ के लेक्चर डालूंगा तो मैं हर ग्राफ का मतलब ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको दूंगा कि आप दुनिया भर का कोई भी 2D का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी यहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी दिया ही नहीं गया है। तो खैर हम यहाँ पर केवल ग्राफ के बारे में जानेंगे कि लॉग का ग्राफ अल्टीमेटली होता कैसे। सर इसका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह का होता है। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और IIT जेईई की तैयारी में लग चुके होंगे पूरे उत्साह के साथ। इसी उत्साह से हम लोगों ने श्री नारायण विद्यापीठ कम्युनिटी, श्री नारायण विद्यापीठ इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नई मुहिम स्टार्ट करी है, जिसमें 11th जेईई के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैंने पहला चैप्टर उठाया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें भी एक शानदार टॉपिक से मैं यहाँ शुरुआत करने वाला हूँ, लॉगरिथम। ये आने वाले 2 साल में आपके बहुत काम आने वाला है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी किताबों के क्वेश्चन सब यहाँ पर करेंगे। बेसिक से चालू करेंगे और एडवांस लेवल तक की जर्नी आपकी पूरी होगी। चलिए, तो इसी लॉग को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। सर यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि लॉग का इन्वेंशन हुआ क्यों। तो मेरे पास डेफिनेशन नाम की पहली स्लाइड है, कूट टांग कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं इस पूरे को आपको प्रॉपरली हिंदी में समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक बने रहिए। सर क्या हुआ, मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ। कई सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे, मैंने क्वेश्चन पुट अप किया कि भैया 2 की पावर x अगर 8 के बराबर है तो x की वैल्यू बताओ। विद्यार्थी तो होशियार होता है, उसने तुरंत कहा कि सर ये 8 में 2 की पावर में लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर x की वैल्यू मेरे पास 2 की पावर 3 के बराबर हो जाएगी, जिससे x की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी। हमने कहा आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक और क्वेश्चन पुट अप किया, सर 3 की पावर x अगर मैं 81 के बराबर कर दूं। विद्यार्थी तुरंत समझ गया कि 81 भी कहीं ना कहीं 3 की पावर में टूट रहा होगा। 3 3 का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 3 की पावर x इक्वल 3 की पावर 4। तो तुरंत विद्यार्थी ने जवाब दिया कि सर x की पावर 4 होगी, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह 4 डालोगे तो 3 की पावर 4, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब मैंने क्या किया, थोड़ा-सा विद्यार्थी को जर्क देने की कोशिश करी। टीचर का तो काम ही होता है ये। मैंने कहा 2 की पावर x को अगर मैं 19 के बराबर कर दूं, क्या आप x की कोई ऐसी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो जिसको 2 की पावर में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास 19 आ जाए। यार विद्यार्थी ने बहुत सोचा, मैंने 1 दिन का समय दिया उसको। मैंने कहा चलो खोज के लाना। पूरी रात उसने लगा दी। बड़ा हिम्मती विद्यार्थी था भाई। लेकिन फिर भी वो x की एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त नहीं कर पाया, जिसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो 2 की पावर में वो वैल्यू बराबर 19 आ जाए। मैंने कहा बेटा इस जगह पर लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां से हमारी लॉग की जर्नी स्टार्ट हो रही। क्या करना होता है सर, जैसे ही हमारे पास 2 की पावर x 19 के बराबर होता है, मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर लाने की कोशिश करता हूँ। अब ये ऐसे इधर नहीं आता सर, ये जब इधर आएगा तो लॉग नाम का एक अक्षर लाएगा, लॉग। ये जो मेरे पास एक्सपोनेंट है ये नीचे 2 में आएगा और 19 इस तरह लिख दिया जाएगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने हम लोग का काम काफी आसान करके रखा है, एक पूरी की पूरी लॉग की टेबल बना दी, जिससे कि हमको लॉग बेस टू 19 की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो सर सीधी सी बात है, मेरे पास x आ जाएगा और वही x एक ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा जिसको जैसे ही आप 2 की पावर में पुट करोगे यू विल गेट 19। ठीक है सर। तो ऐसे तो सर आप कोई भी ऐसा सवाल कर सकते हो जो कि सामने वाले एक्सपोनेंट की पावर में ना हो, तो मेरे पास लॉग टेबल होगी और मेरे को x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। मेरा आंसर था बिल्कुल सही। अगर मैं 3 की पावर x को 31 के बराबर कर दूं और मैं ये देख रहा हूं कि सर 31 3 की किसी भी पावर में नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर भेजने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मैं 3 को इधर भेजूंगा वो मेरे पास बेस में आ जाएगा और यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि हमारे पास जो लॉग होता है बिना बेस के तो डिफाइन होता ही नहीं।
क्योंकि बेस ही तो एक्सपोनेंट होता है सर। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए बेस अगर a है और वैल्यू अगर हमारे पास b है, तो ये चीज जो लिखी हुई है log b बेस a, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको अगर आप सेम एक्सपोनेंट की पावर में चढ़ा दो तो जो आप आंसर लाना चाहते हो आपका आ जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर a की पावर x बराबर हमारा n होता है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अगर a की पावर x आपके पास n के बराबर है, a की पावर x, a की पावर x अगर आपके पास n के बराबर है, x को निकालने के लिए इस a को मुझे इस तरफ भेजना पड़ेगा, जिससे कि ये a हमारा बेस में आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास n आ जाएगा। ठीक है सर, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैं लॉग टेबल से देख लूंगा। लॉग की टेबल वैज्ञानिकों ने बड़ी शानदार तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके बनाई, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो log बेस ए एन, ये वैल्यू मेरे पास x की है। जैसे ही इस वैल्यू को मैं यहाँ x की जगह डालूंगा, मुझे n की प्राप्ति होगी। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। देखिए सर, a की पावर x n के बराबर है, ये a जब इधर जाएगा तो बेस में a आ जाएगा। log बेस ए एन, ये मेरे पास फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी और ये x की वही वैल्यू है जिसको जब आप यहाँ a की पावर में डालोगे तो आपके पास n की प्राप्ति हो। कुछ लिमिटेशंस होती हैं सर लॉग में। क्या क्या लिमिटेशन होती है? मेरे पास जो ये वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए। कह देता हूं मैं n की वैल्यू ग्रेटर 0। जो हमारे पास ये बेस है, ये बेस भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और इस बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सर ये दोनों बातें तो समझ में आ रही हैं, ये आपने क्या लिख दिया है? अभी जब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि a की वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं। यदि a 1 हो जाएगा तो हमारे पास लॉग की क्या वैल्यू आ जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि कोई वैल्यू ना है, फ्लक्चुएट करने लगे। चेक करते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल डाल के रखा है। लॉग में सर बेस है मेरे पास 2√3, 1728, ये वैल्यू x के बराबर। यानी कि कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसा रहा होगा सर, 2√3 की ऐसी पावर निकालो जिसकी वैल्यू 1728 आ जाए। विद्यार्थी बड़ा गंभीर चिंतन कर रहा था और लेकिन उसको 2√3 की कोई ऐसी पावर मिल ही नहीं रही थी जिसकी वैल्यू एक्यूरेट 1728 आ जाए। तो उसने मेरी बातों को याद किया और उसने कहा सर जी ने बताया था कि ये चीज जब इधर आती है तो लॉग में तब्दील हो जाती है। यानी कि जब मैं इसको यहां पर लाऊंगा तो मेरे पास लॉग बेस में 2√3 1728 हो जाएगा और यही मुझको x की वैल्यू तक ले जाएगा। और वही आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हो। जब मैं यहां से यहां आ सकता हूं तो सर यहां से मैं यहां पर भी तो आ सकता हूं। इन शॉर्ट ये चीज यही लिखी हुई है। ये दोनों लगभग लगभग एक स्टेप पहले की तो बात बोल रहे हैं। जब इस 2√3 को मैं इस तरफ लाऊंगा, सेम टू सेम इस चीज की मेरे को प्राप्ति होगी। 2√3 की पावर x, दिस विल बी इक्वल टू 1728। क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग? इस 2 को हम क्या करते हैं ना, रूट के अंदर ले जाते हैं। अब रूट के अंदर जब 2 जाएगा तो 2 अकेला नहीं जाएगा, स्क्वायर के साथ जाएगा। तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर जब अंदर गया, इधर मेरे पास 3 है, ये वैल्यू x के बराबर है, 1728 के बराबर आ गया। इसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 हमारा होता है 12, 12 की पावर, सर अंदर रूट लगा है तो मैं पावर को 1/2 लिख देता हूं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, दिस विल बी इक्वल टू 1728। तो सीधी सी बात है सर, मैं कक्षा 8 में क्लास 8 में वापस जाना चाहता हूँ, जब मैं छोटा सा विद्यार्थी हुआ करता था। मैंने एक चीज पढ़ी थी कि सर एक्सपोनेंट्स की पावर में अगर कोई चीज लगी हो, मतलब a की पावर m की पावर n, क्या होता ना ना कि a की पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है सर, तो 12 की पावर 1/2 की पावर x है, यानी कि x और 1/2 का आपस में क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1728। विद्यार्थी थोड़ा सा दिमाग और लगाता है और देखता है यार कहीं 12 की पावर में 1728 तो नहीं आता, तो 12 का स्क्वायर करता है, 144 आता है। 144 का जब 12 से मल्टीप्लाई दोबारा करेगा तो उसके पास 1728 की प्राप्ति होगी। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है, 12 की पावर x/2। देखिए बेस यहाँ पर सेम हो चुके हैं, यानी कि पावर्स हमारे पास सेम हो जाएंगी, वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएगी। तो यहां से जो मेरे पास आ रहा है x/2 की वैल्यू 3 के बराबर, जिससे x की वैल्यू मुझको 6 प्राप्त हो रही। ये x की ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास 1728 आ जाएगा।
मैं यहाँ पर साइड में करके भी दिखा देता हूँ। 2√3 की पावर जैसे ही आप 6 करोगे, इस 2 को आप जब अंदर भेजोगे तो आपके पास ये 4 हो जाएगा, 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, 12 की पावर 6। सर जी 12 की पावर यहाँ लिखा हुआ है 1/2 और इसकी होल पावर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पावर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 तिहाई 6, तो 12 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा सर 1728। इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करके करना है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। प्रश्न आपको इस तरह का दिया जा रहा है। आप क्या करोगे, इस 2√3 को इस तरफ ले जाओगे, 2 को अंदर भेज दोगे, 12 की पावर 1/2 लगा दोगे, उसकी होल पावर x है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो 12 की पावर x/2 बराबर 1728 हो गया। तो मेरे पास 12 और 12 सेम आ गए, तो x/2 की वैल्यू 3 के बराबर, हेंस x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार सा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने की कोशिश करिए। क्या है सर? सर आपको दे दिया गया लॉग बेस ए 1 प्लस लॉग बी 1 प्लस लॉग सी। देखिए कितने सारे लॉग यहाँ पर यूज कर रहा है, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, लॉग पी एन, ठीक है सर, बराबर 0। कुछ नहीं करना है, सवाल देख करके भयभीत नहीं होना। कई बार क्या होता है ना, बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो पूरे पूरे 2 साल तैयारी करके गया है, लेकिन प्रेशर के कारण वो 3 घंटे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जिस हिसाब की उसकी तैयारी थी। एकदम कूल माइंड होकर के पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए, पुराने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर पुराना कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कहीं ना कहीं जब ये ए मेरे इस तरफ जाएगा, लॉग वाली वैल्यू जो मेरे पास नीचे बेस है, जब वो मैं इस तरफ फेंकूंगा तो ये मेरे पास ए की पावर 0 हो जाएगा और अंदर की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दी जाएगी। 1 प्लस लॉग बी, 1 प्लस लॉग सी, 1 प्लस लॉग पी एन, इतना। ठीक है सर, वेरी गुड। अब इसके बाद a की पावर 0 तो मेरे पास 1 होता है। किसी भी एक्सपोनेंट की पावर यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है सर, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 1 है और मैं यहाँ पर 1 प्लस लॉग बी, 1 प्लस लॉग सी, 1 प्लस लॉग पी एन। बहुत शानदार शानदार सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। बहुत मेहनत करते हैं इस पीपीटी को बनाने में, ताकि लगभग लगभग जेई लेवल के प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर करा सकूं। ध्यान से देखिए, 1 से और 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, अब मेरे पास अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 0 बन चुका है। लॉग बी 1 प्लस लॉग सी, 1 प्लस लॉग पी एन, ये वैल्यू 0 के बराबर है। फिर मेरे पास बी यहाँ पर जाएगा और पावर में 0 दे देगा। ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, 1 प्लस लॉग सी, देखते रहिएगा सर, लॉग सी 1 प्लस लॉग पी एन इक्वल बी की पावर 0। बी हमारा इधर चला गया ना, जैसे इधर गया तो बी की पावर 0 हो गया। फिर से एक्सपोनेंट की पावर यानी कि वैल्यू की पावर हमारे पास 0 हो गई है। पावर अगर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू फिर से मेरे पास 1 आ गई। तो 1 प्लस लॉग सी, 1 प्लस लॉग पी एन, ये वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आ गई। 1 से 1 हमने कैंसिल आउट कर दिया, फिर से मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। और जैसे ही मैं फिर से इस सी को यहाँ भेजने की कोशिश करूंगा, हमारे पास 1 प्लस लॉग पी एन की वैल्यू सी की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगी। 1 से 1 हमारा फिर कट जाएगा सर, और ये वैल्यू फिर से मेरे पास 0 हो जाएगी। पी फिर उस तरफ जाएगा, पी की पावर 0 यानी कि एन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां से भी कोई कठिन नहीं है, 1 से 1 कट गया, सी की पावर 0 1 हो चुका था, 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ 0 बचा। पी हमारा उस तरफ गया तो पी की पावर 0 हमारे पास 1 आ गया, और वही तो एन की वैल्यू है सर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, एन इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो थे उसी के आधार पर मैंने इस सवाल को बताया है। इसको इधर भेजा, ए की पावर 0 हुआ, फिर 1 से 1 कैंसिल हुआ, बी को उधर भेजा, फिर हमारे पास बी की पावर 0 हुआ, फिर 1 से 1 कैंसिल हुआ, सी को उधर भेजा, फिर मेरे पास सी की पावर 0 हुआ, फिर 1 से 1 कैंसिल हुआ, पी को उधर भेजा, फिर मेरे पास 0 हुआ, तो इनकी फाइनल वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। आगे बढ़ते हैं सर। सम बेसिक आइडेंटिटी, कुछ बातें क्या करना ना, लॉग यूज करें तो याद रखनी पड़ेगी। क्या भैया, लॉग में
चाहे कोई भी बेस हो, कोई भी बेस, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस ये वैल्यू ग्रेटर 0 होनी चाहिए और नॉट इक्वल 1 होनी चाहिए। यदि यहाँ पर वैल्यू अगर मेरे पास मान लीजिए 1 लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है 1, कोई भी बेस 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1/3 मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बस 1 ना हो और नेगेटिव ना हो। यदि यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 1 लिखी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। वही ये बताना चाह रहे हैं कि लॉग बेस ए 1, ए कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है सर। एक चीज़ और, जो मेरे पास बेस है, वही अगर मेरे पास वैल्यू है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सारी चीज़ें अभी आगे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आने वाला है, जिससे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो सकती हैं। हुँ, ठीक है सर। तो मेरे पास क्या है? लॉग ए बेस ए मतलब जो मेरे पास बेस है, वही मेरे पास वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है सर। इसके बाद क्या कह रहे हैं? अगला, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट तो ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे लिंक है। जैसे अगर मैंने 2 की पावर x 19 अगर मैंने कर दिया, तो मैं जानता था कि भैया 19 2 की कोई पावर में आता ही नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं इस 2 को इधर लेके जाऊँगा और लॉग का प्रयोग करूँगा तो लॉग में बेस 2 19 आ जाएगा। x की मेरे को ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, इसको मैं लॉग की टेबल से देख लूँगा। लॉग की एक बड़ी विशालकाय टेबल है, जो कि हर चीज़ को, हर बेस पर हर वैल्यू को डिफाइन करती है। ठीक है सर। x की मेरे पास ये ऐसी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, जिसको जब मैं यहाँ x की जगह डालूँगा तो मेरे पास 19 आ जाएगा। कैसे? वो देखिए यहाँ पर ध्यान से। x की जगह मैं डालने की कोशिश करता हूँ, वही वैल्यू जो मैंने निकाली है 2 log 2 19। सर अब यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी का आविष्कार हो रहा है। अगर जो चीज़ मेरे पास यहाँ पर बेस में है, वो चीज़ लॉग के ऊपर पावर में चढ़ी हुई है। मतलब लॉग में जो बेस वैल्यू लिखी है, लॉग बेस टू 19 वो किसी एक्सपोनेंट की पावर में चढ़ा हुआ है और वो एक्सपोनेंट और ये बेस दोनों सेम है। a की पावर log a b जो बेस है वही एक्सपोनेंट है, तो हमेशा इसकी वैल्यू b के बराबर आएगी। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। पहली बात आपके पास ये कि भैया लॉग में अगर मेरे पास कोई भी बेस हो, बस ये बेस क्या होगा? ग्रेटर 0 होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। अंदर मेरे पास अगर 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। कोई भी बेस हो सर, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार-बार ये चीज़ें आएँगी। दूसरी बात मैंने बताई, जो बेस है वही वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तीसरी बात मैंने बताई कि सर अगर मेरे पास अगर मैंने बेस ए लेकर के रखा है और मैं उसे पावर में चढ़ा रहा हूँ, मतलब बेस वैल्यू और एक्सपोनेंट दोनों अगर सेम लिखे हुए हैं, तो मेरे पास जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी है बी, फाइनल आंसर मेरा वो आएगा। ठीक है सर। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3 log 3 19 तो इसका आंसर मेरा 19 आएगा क्योंकि 3 और 3 सेम हो गए सर। ठीक है सर। अगर मैंने लिख दिया 4 log 4 20 तो मैंने देखा सर जहां पर ये 4 था वही 4 ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर 20 आ गया। मतलब जो भी हमारे पास बेस वैल्यू है, अगर वो एक्सपोनेंट की पावर भी है मतलब एक्सपोनेंट की पावर में सेम लॉग में बेस लगा हुआ है, तो आंसर मेरा अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक। इन प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सेम वही देखिए बेस वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमको प्रश्न में दिख रहा है 4 की पावर log 2 2x दिस विल बी इक्वल टू 36 है कि नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा ना सर, मैं देखूंगा कि मेरे पास जो बेस है, इतना तो पहचान गया कि तीसरी प्रॉपर्टी लगने वाली है जिसमें पावर हमारे पास लॉग में होती है, जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वही मेरे पास लॉग का बेस होना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 4। 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए क्योंकि बेस में मेरे पास 2 है। ठीक है सर। क्या करेंगे? 4 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 log 2 2x दिस विल बी इक्वल टू 36। पावर की पावर अगर होता है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था a की पावर m की पावर n, तो दिस विल बी इक्वल टू a की पावर mn होता है। यानी कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर अगर ये लगा हुआ है, तो मैं इसको और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास log 2 2x बराबर 36 आ जाएगा। सीधी सी बात है सर, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। क्या होगा? एक चीज मेरे पास और होती है, वो मैंने अभी यहाँ पर आपको नहीं बताया है कि लॉग में जो भी बेस हो, जो भी मेरे पास बेस हो, तो वैल्यू के ऊपर अगर मान लीजिए कोई पावर चढ़ी हो, तो वो पावर बाहर आ जाती, वो पावर बाहर आ जाती। इन शॉर्ट हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक चीज आप यहाँ पर और नोट कर लीजिएगा कि लॉग में लिख देते हैं सर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर
थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। लॉग में कोई भी बेस हो और वैल्यू पर पावर चढ़ी है तो हमारे पास ये वैल्यू बाहर आएगी और लॉग ए बी हो जाए। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ रहा। मतलब आपने कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी बेस हो, कोई भी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू की कोई भी पावर अगर है तो वो पावर लॉग के बाहर आ जाएगी। ठीक है सर, इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। तो भैया अगर पावर बाहर आ सकती है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पावर ऊपर अंदर चढ़ी हुई। बिल्कुल सही बात है सर। 2 log 2, अंदर मेरे पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है 2x, उसकी पावर में 2 आ जाएगा। ये वैल्यू 36 के बराबर। तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हुए कि भैया जो बेस वैल्यू है वही एक्सपोनेंट है, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा एलएचएस 2x का होल स्क्वायर बन चुका है। ये वैल्यू मेरे पास 36 के बराबर है। ठीक है सर, यानी कि 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर की वैल्यू 36 के बराबर है। 4 से 36 हमारा 9 टाइम्स चला गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, जिससे x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। x की मेरे पास दो वैल्यू प्राप्त हो गई है, एक प्लस 3 एक माइनस 3। एक प्लस 3 और एक माइनस 3, आंसर केवल एक ही होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि सर जी अभी अभी आपने हमको बताया था कि लॉग में अगर मेरे पास बेस वैल्यू a है और यहाँ पर जो अंदर वैल्यू लिखी है वो b है, तो ये b हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए सर। निगेटिव कभी नहीं होगा। और जो मेरे पास ये बेस है ये हमेशा नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर 0 होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर लॉग के अंदर जो 2x लिखा हुआ है, x को मैं नेगेटिव रख नहीं सकता। भैया ये पूरा का पूरा 2x पॉजिटिव होना चाहिए। और जैसे ही x की वैल्यू आप -3 डालोगे तो -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव नहीं रहा। यानी कि ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट कर दी जाएगी और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। 6 की जगह जैसे ही आप यहाँ पर 3 डालोगे, 4 की पावर, क्रॉस वेरिफिकेशन है, क्रॉस वेरिफिकेशन, 4 की पावर लॉग बेस 2, 2 इंटू 3, एक्स की जगह मेरे पास 3 आया तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है सर, फिर वही काम करना है, इसको 2 की पावर 2 में तोड़ना है और वो 2 log 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 हमारे इधर चला जाएगा, तो log 2 6 का स्क्वायर हो गया। और जैसे ही मेरे पास मैंने देखा कि जो एक्सपोनेंट है वही मेरे पास बेस है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, जो कि 36 दे देगा और वही हमारे पास इधर आरएचएस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं सर। एक बार मैं प्रश्न को फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं करना था सर, 4 को 2 का स्क्वायर लिखना था। ऊपर हमारे पास पावर में log बेस 2x लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जब जब log में मेरे पास आगे कोई भी नंबर लिखा, इसका मतलब वैल्यू की पावर लगा होगा। चौथी प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ये वाली प्रॉपर्टी, कि जब जब मेरे पास वैल्यू की पावर n है तो वो n मेरे पास log के बाहर आ जाता है। तो मैं वैसे वर्सा भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास n log बेस ए बी, यानी कि log के बाहर अगर कोई नंबर है तो वैल्यू की पावर में चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने क्या किया कि इस 2 को मैंने ऊपर भेजा, जो अंदर वैल्यू लिखी थी। ऐसा नहीं कि मैंने x की पावर में चढ़ा दिया हो, मैंने पूरा का पूरा 2x इसकी होल पावर में चढ़ा दिया। 2x की होल पावर 2, यानी कि 4x स्क्वायर हमारे पास बन गया। तीसरी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया, जो बेस यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर, तो फाइनल आंसर होगा 2x का होल स्क्वायर, जो कि 4x स्क्वायर होगा। 4 से मैंने 36 को 9 टाइम्स काटा, x की मेरे पास दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक 3 और एक -3। -3 को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास x लॉग के अंदर लिखा है और वो कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारे पास x बराबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सर जी, ये प्रॉपर्टीज इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जब आप आगे 12th क्लास में प्रवेश करोगे, तो लगभग लगभग हर टॉपिक के कोई ना कोई ऐसे सवाल जरूर होंगे जहां पर लॉग की इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग हो रहा होगा। इसलिए पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग ही उठाया जाता है, क्योंकि वो आपकी 2 साल की जर्नी में आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। चलिए, ठीक है। तो सर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर मेरे पास देखिए यहां पर मैंने m और n को मल्टीप्लीकेशन में लगाया हो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि मैं m और n का गुणा कर रहा हूं और मैंने बेस वैल्यू a लिख रखी। जरूरी नहीं है कि केवल यहाँ पर दो वैल्यू का ही गुणा हो, यहाँ पे कई वैल्यूज का गुणा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर x1 गुणे x2 गुणे x3 गुणे x4 गुणे x5 करते करते मैं xn तक का अगर मैं गुणा कर रहा हूं, तो मेरे पास इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अंदर वाली सारी वैल्यू अलग अलग प्लस साइन के साथ लिखी जा सकती है। सेम बेस होना चाहिए, लॉग बेस ए एम, लॉग बेस ए एन। यानी कि अगर मैं यहां
इस वाले सम की बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आरएचएस में आएगी वो एक एक वैल्यू लॉग के साथ प्लस में लिखी जाएगी। पहला लॉग बेस ए एक्स वन, दूसरा लॉग बेस ए एक्स टू, तीसरा लॉग बेस ए एक्स थ्री, करते 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 प्लस लॉग बेस ए एक्स एन। इन शॉर्ट मुझे इतना पता चल गया कि हम लोग को जो एक्सरसाइज में, किताबों की एक्सरसाइज में और स्कूलों में जो बताया जाता है वो जनरली दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ दो के लिए वैलिड नहीं होता। ये आप वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपके पास अलग अलग सम आ जाएंगे। मतलब सारी वैल्यू को अलग अलग लॉग में लिखना और बीच में प्लस लगा देना। ठीक है सर, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी सर ये कहती है कि अगर आपके पास यहाँ पर तो दो वैल्यू है, तो मेरे ख्याल से डिवीजन दो वैल्यू के ज्यादा हो भी नहीं सकता। तो डिवीजन के लिए मैं दो वैल्यू से ही समझता हूं। अगर मेरे पास दो वैल्यूज आपस में डिवाइड में है और वो लॉग के अंदर अगर लिखा हुआ है, तो डिवीजन के केस में मैं क्या कर सकता हूं? दोनों को अलग अलग माइनस करके लिख सकता हूं। सेम बेस, बेस का ध्यान रखिएगा, बेस नहीं चेंज होना चाहिए सर। लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया। ये चीज अभी मैंने आपको चौथी प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ा दी है कि अगर मेरे पास लॉग में कोई भी वैल्यू है उसकी पावर लिखी हुई है, लॉग में अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर मान लीजिए n लिखी हुई है, तो ये n हमारा बाहर आ जाता है, बाकी पूरा का पूरा लॉग एज इट इज लिख दिया जाता है। वाइसे वर्सा भी चलता है, सारी प्रॉपर्टीज का वाइसे वर्सा चलता है। अगर लॉग में अलग अलग चीज सेम बेस के साथ प्लस में लिखी है, तो मैं उस पूरे को, सारी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करके लॉग में सेम बेस के साथ लिख सकता हूँ। अगर दो वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, तो सेम बेस के साथ मैं उसको डिवाइड में करके कर सकता हूँ। वैसे वर्षा भी हमारे पास चीजें होती हैं। सबको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से इन प्रॉपर्टीज को यहाँ लिख देता हूँ कि भैया लॉग में अगर मेरे पास बेस ए लगा हुआ है और अंदर बहुत सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, बहुत सारी वैल्यू, तो मैं एक एक वैल्यू को अलग अलग लिख सकता हूँ सम के साथ। बेस का ध्यान रखिएगा, बेस हमारे पास सेम होगा। लॉग बेस ए एक्स वन, लॉग बेस ए एक्स टू, लॉग बेस ए एक्स थ्री, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, लॉग बेस ए एक्स एन। ठीक है सर। अगर मेरे पास दो वैल्यू आपस में डिवाइड में है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? अलग अलग माइनस करके लिख सकता हूं, अलग अलग माइनस करके लिख सकता हूं। अच्छा, इसी में एक चीज और आती है। मान लीजिए सर, ऊपर वाली वैल्यूज जो है बहुत सारी एन नाम की हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है, और नीचे वाली वैल्यू मान लीजिए एम नाम की है जो मल्टीप्लिकेशन में। अरे इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई एडवांस 2016, 2017, 2018 में लिमिट्स में पूछे गए, जिसमें पहले लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है और इसी तरह से प्रॉपर्टी लग रही है सर। ये चीज मैंने ऐसे ही नहीं यहाँ पे लिख दी। एन चीजों का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में हो रहा है और एम चीजों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हो रहा है, और मैं लॉग की इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करने वाला हूं। तो पहले तो मैंने देखा कि सर पूरा का पूरा न्यूमरेटर एन वस्तुओं का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे मैंने देखा पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन एम नाम की वस्तुओं का, मतलब एम नाम की वस्तुओं का मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर हमारा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, न्यूमरेटर एन नाम के वस्तुओं का मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर एम नाम की वस्तुओं का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम ये देखने के प्रयास कर रहे हैं कि सर आगे क्या करें। सबसे पहले मैंने देखा होल डिवाइड। होल डिवाइड का मतलब हो गया कि मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर को पहले माइनस करके लिखूंगा। तो मैंने बेस 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 तो यहाँ पर लिखा ही नहीं था, बेस यहाँ पे मैंने ए लिखा, ऊपर वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई, और फिर डिवाइड की वजह से यहाँ पर लगा माइनस, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई है, यानी कि मैं उसको अलग अलग प्लस करके लिख सकता हूँ। तो लॉग बेस ए एक्स वन, लॉग बेस ए एक्स टू, करते 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 सर लॉग बेस ए एक्स एन हमारे पास इधर आएगा, उसके बाद लगेगा माइनस चिन्ह, फिर यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग बेस ए एक्स वन, लॉग बेस ए एक्स टू, और करते 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 सर ये मेरे पास लॉग बेस ए एक्स की एक्स एन तक ये आएगा। तो कुल मिलाकर के ले रहे थे हम शुरुआत में दो वैल्यूज, तो दोनों वैल्यूज को माइनस करके लिखा। की बार मैंने एन नाम की वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, एम नाम की वैल्यूज को नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन करा मैं डिवाइड ही रहा हूं।
ऊपर वाली वैल्यूज को अलग लिखा, फिर माइनस साइन लगाया डिवाइड की वजह से, फिर मैंने नीचे वाली वैल्यू का प्रोडक्ट अलग लिखा और मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर दिया, जिससे एक एक लॉग की वैल्यू प्लस में मेरे पास इधर आ गई और एक एक लॉग की वैल्यू प्लस में मेरे पास इधर आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड में इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह देता हूं, इसको मैं सेकंड पार्ट कह देता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी जो मेरे पास है, अगर मेरे पास बेस ए लगा हुआ है और मेरे पास वैल्यू की पावर अगर मान लीजिए n है, तो मैं क्या करूंगा सर, इस पावर को बाहर भेज दूंगा और मेरे पास log a भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। वैसे वर्षा भी चीज होती है, मतलब अगर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है सर। अब मेरे पास कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न बड़ा गंभीर लग रहा है, पहले देखने की कोशिश करते हैं सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, बेस ये लोग नहीं देते, तो जब बेस नहीं देंगे तो आप उसको बेस 10 से डिनोट करोगे, क्योंकि बेस 10 में कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। ठीक है सर। प्रश्न हमको दिया गया है 1/2 log बेस 10 9। भाई बेस नहीं दिया तो मैं 10 लेकर के चल रहा हूँ। 2 log बेस 10 6, 1/4 log बेस 10 81, बेस 10 81 माइनस log बेस 10 12। दिस विल बी इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 3 log 3 के बराबर आ रही, 3 log बेस 10 3 के बराबर आ रही है। कैसे आएगी ये देखते हैं सर। मुझे पता है कि मैं अभी अभी ताजा ताजा पावर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आया हूं कि मान लीजिए अगर मेरे पास log बेस 10 a की पावर n है, तो मैं इस n को बाहर फेंक सकता हूं और log बेस 10 a लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास अगर ये चीज लिखी हुई है, वाइसे वर्सा भी मैंने कहा था ये चीज ट्रू होती है। अगर मेरे पास log के बाहर कोई भी नंबर है तो वो पावर में आ जाएगा तत्काल प्रभाव से। तो मेरे पास log बेस 10 9 की पावर 1/2 हो जाएगा, log बेस 10 6 की पावर 2 हो जाएगा, log बेस 10 81 की पावर 1/4 हो जाएगा। पूरा का पूरा 1/4 इधर पावर में चला आया। यहाँ तो कोई पावर है नहीं, तो ये log बेस 10 12 हो जाएगा। ठीक है सर। 9 की पावर 1/2, मैं कह सकता हूँ सर ये +3 और -3 दोनों हो सकता है, लेकिन जब जब नंबर की पावर एग्जैक्ट 1/2 हो तो हमेशा प्लस में लिखा जाता है। अभी मैं 12th क्लास का भी कई कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लाने वाला हूँ, उसमें सबसे पहले मैं ग्राफ से शुरुआत करूंगा सर, क्योंकि सबसे पहले सीढ़ी ही ग्राफ है। यदि बच्चे को ग्राफ नहीं आता तो वो कैलकुलस को कभी अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। और मैथ्स का सबसे तगड़ा टीचर वही है सर, जो पूरी कैलकुलस को मात्र ग्राफ से समझाते। तो ग्राफ की बातें हम लोग ग्राफ के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि कभी भी मेरे पास नंबर की पावर 1/2 है तो मैं उसको एग्जैक्ट 3 लिख सकता हूँ। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ग्राफ में ही ये चीज सिद्ध होती है। तो 9 की पावर 1/2 मेरे पास 3 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, 81 की पावर 1/4 हमारे पास 3 आ जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज लिखी जाएगी। ये तीन वैल्यूज प्लस में है, यानी कहीं ना कहीं ये तीन वैल्यू लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन में रही होंगी, तभी सर इन्होंने प्लस कर दिया। अच्छा, बेस भी सेम है। पहचानने का तरीका तो ये भी कि जो बेस यहाँ वही बेस यहाँ वही बेस यहाँ। अरे यार, अगर बेस अलग अलग होता तो अंदर की चीजें मल्टीप्लाई ना होती, इसलिए मैं बार बार बेस वैल्यू को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रख रहा था। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने देखा बेस मेरे पास 10 था, तो 3 को, 36 को और 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और माइनस यहाँ पर लॉग बेस 10 12 लिख दिया। ये पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम बेस के साथ माइनस में लिखी हुई है, तो मेरे पास लॉग की जो भी मैंने दूसरी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया है कि अगर मेरे पास माइनस में वैल्यूज होंगी तो मैं डिवाइड करा दूंगा। अंदर की वैल्यू को इस वैल्यू से जैसे ही मैंने डिवाइड कराया, 3 इंटू 36 इंटू 3 का मैंने 12 से डिवाइड करा दिया सर, तो मेरे पास 12 3 36 हो गया। तीन मेरे पास 3 बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब लॉग बेस 10 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी पर वापस जाऊंगा कि पावर हमारे पास बाहर आ जाएगी और ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3 log बेस 10 3, यानी कि मेरे पास वही वैल्यू आ चुकी है जो कि हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी। सवाल कोई बहुत कठिन नहीं था सर, सवाल काफी आसान था। बस समझने का नजरिया आपको ऐसा रखना होगा कि आप इसको कर पाओ। ध्यान से देखिए, सर 1/2 को मैंने इधर पावर में भेजा, 2 को मैंने इधर पावर में भेजा, 1/4 को मैंने इधर पावर में भेजा, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं सर। 9 की पावर 1/2, अब लोग बाग क्या करते हैं, 9 की पावर 1/2 को -3 भी लिख देंगे। ये चीज बहुत गलत है। जब मैं ग्राफ के लेक्चर्स डालूंगा क्लास 12th के लिए तो मैं वहां पर ये सिद्ध कर दूंगा कि किसी भी नंबर की पावर 1/2 हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है, कोई नेगेटिव नंबर वो हो ही नहीं सकता सर। अरे बड़ी गंभीर गंभीर बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सर।
तो मेरे पास 9 की पावर 1/2 3 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 81 की पावर 1/4 3 हो गया और ये माइनस के साथ log बेस 10 12 लिखा हुआ है। शुरुआत की 3 चीजें हमारे साथ प्लस में लिखी हैं, यानी कि अंदर कहीं न कहीं मल्टीप्लाई हो रही हैं और लास्ट वाली वैल्यू माइनस में लिखी है, तो उसको मेरे से डिवाइड कराना है, log से। मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में, फिर डिवाइड बाय 12 लिख दिया, 12 से 36 काट दिया, 3 का क्यूब हो गया, 3 पावर से बाहर आ गया, 3 log 3 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा जानदार शानदार तरीके से लिखा हुआ है, बेस के साथ लिखा हुआ है, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं सर। सबसे पहले लिखा हुआ है log बेस ई एक्स माइनस log बेस ई वाई, ये वैल्यू मेरे पास ए के बराबर है। माइनस मैंने देखा, बेस सेम देखा, यानी कि मैं डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, log बेस ई एक्स अपॉन वाई की वैल्यू सर ए के बराबर है। ठीक है, जो हमको वैल्यू निकालनी है वो x अपॉन वाई के आधार पर निकालनी है, तो यहां से x अपॉन वाई को मेरे को फ्री करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास वैल्यू है ये फट से इस तरफ आएगी और जैसे इस तरफ आएगी ये पावर में तब्दील हो जाएगा, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू e की पावर e है। सेम कॉन्सेप्ट से आपको इसको और इसको भी लिखना है, log बेस ई वाई माइनस log बेस ई जेड, ये वैल्यू मेरे पास अगर b के बराबर है तो माइनस की वजह से मेरे पास y और z आपस में डिवाइड हो जाएंगे, बेस हमारे पास e रहेगा और ये बेस जब इस तरफ आएगा तो y अपॉन जेड की पावर वैल्यू e की पावर b हो जाएगी। ठीक है सर, सेम कॉन्सेप्ट से मेरे को इसको भी करना है। भैया हमारे पास log बेस ई जेड माइनस log बेस ई एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास c के बराबर है। मैं क्या करूंगा, माइनस चिन्ह की वजह से इसको डिवाइड में लिख दूंगा, बेस हमारे पास सेम थे तो डिवाइड में लिखने में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये वैल्यू c के बराबर आ गई, जिससे z अपॉन x हमारे पास e की पावर c आ गया। तो मेरे पास x अपॉन वाई भी आ चुका है e की पावर a, y अपॉन z भी आ चुका है e की पावर b और z अपॉन x भी आ चुका है e की पावर c। तीनों वैल्यूज को मेरे को यहाँ लिखना है। x अपॉन वाई की जगह मेरे को लिखना है e की पावर a, जिसकी पावर b माइनस सी लिखा हुआ है, गुणा y अपॉन z को मुझे e की पावर b लिखना है, c माइनस a हो गया, गुणे z अपॉन x को मेरे को e की पावर c लिखना है, तो e की पावर c a माइनस b हो गया। अब क्लास 8 की मैथमेटिक्स याद करिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जिसमें क्या करते हैं सर, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो a इंटू बी माइनस सी इधर हो गया, b इंटू सी माइनस ए इधर हो गया, c इंटू ए माइनस बी इधर हो गया। अब जब मेरे पास बेस वैल्यूज सेम होती तो जितनी पावर होती है, यदि बेस वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कराई जा रही हैं तो सारी की सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाती, अगर डिवाइड होता है तो सब्सट्रैक्ट हो जाती। तो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर में सारी के सारे, भैया मैंने देखा बेस मेरे पास e है तो पावर मेरे पास सारी की सारी ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन के दौरान। a को जब मैं b से मल्टीप्लाई कराऊंगा a b आएगा, माइनस आ जाएगा ac, प्लस लगाया मैंने, क्यों प्लस लगाया, क्योंकि सर गुणा गुणा चल रहा था और बेस मेरे पास सेम थे। फिर b को c से मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस लगाया, a इंटू बी आ गया, फिर गुणा चल रहा है, प्लस लगाया, a को c से मल्टीप्लाई कराया, माइनस बी सी हमारे पास आ गया। ठीक है सर, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, एसी से एसी कैंसिल हो गया, ई की पावर 0, यानी कि आंसर हमारा आ गया 1। शानदार जानदार ढंग से हमने 1 को प्राप्त किया। बड़ा ही आसान सवाल था। जितनी प्रॉपर्टीज, जितना ज्ञान मैंने आपको दिया है, बस उस ज्ञान को अगर आप अपने मन में रखोगे तो लॉ के बेहतर से बेहतर, कठिन से कठिन, एडवांस लेवल तक के सवाल आपसे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर लाएंगे, पूरा का पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएंगे अगला चैप्टर चालू ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब ये मेरे पास एक ऐसी खतरनाक प्रॉपर्टी है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देती, सारी प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करती, बेस चेंज थ्योरम। मैंने अभी पहली पहली बार में जब मैं शुरुआती आप देखना पीछे करके, तो मैंने आपसे कहा था कि लॉग में अगर मेरे पास a और b लिखा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, a भी हमेशा पॉजिटिव होगा और a की वैल्यू 1 नहीं होगी। इस चीज को मैं अभी सिद्ध करूंगा, तो वो चीज यहां से सिद्ध होती है बेस चेंज थ्योरम से। बेस चेंज थ्योरम क्या होती है सर, थोड़ा ध्यान से कान खोल करके सुनिए सर। हाँ, लॉग बेस ए बी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। अरे सर, आपने तो यहाँ पर एक बात हमसे कही थी कि लॉग बिना बेस के अधूरा है। भैया बेस की अगर बारी आती है तो आप यहाँ पर बेस कुछ भी लगा सकते हो,
ऐसा बेस लगाना जो ग्रेटर 0 हो और 1 के बराबर ना हो। कुछ भी बेस आप लगा सकते हो। बस ध्यान ये रखना जो बेस आप यहाँ लगाओगे, वही बेस आपको यहाँ लगाना होगा। बेस आर सेम, बेस बेस इज सेम। जो बेस आप ऊपर न्यूमरेटर में लगा रहे हो, वही बेस आपको डिनोमिनेटर में भी नीचे लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, log बेस 2b अपॉन log बेस 2a, क्योंकि सर बेस मेरे पास सेम है और मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। हाँ, इस तरह नहीं लिख सकते सर कि log बेस 2b और नीचे मैंने लिख दिया log बेस 3a ना, ये चीज आपके पास गलत हो जाएगी। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम होने चाहिए, इसीलिए इस थ्योरम का ही नाम है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम का मतलब ये नहीं कि बेस चेंज हो गया ना, बेस चेंज थ्योरम का मतलब ये है कि मैंने इस बेस को इस तरह से लिख दिया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास log 2 और 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको log 3 और log 2 लिख सकते हो, मतलब इस वैल्यू का log ऊपर लिख सकते हो और इस बेस का log भी नीचे लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि आरएचएस में जो आपने ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया है, उसका बेस हमारे पास सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे का बेस अगर अलग अलग है तो बेस चेंज थ्योरम का आप सही तरह से यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है सर, इतनी बातें हमारी हो गई। मैं एक बार इसको सिद्ध करने की कोशिश करता हूं। कैसे सिद्ध होगा सर ये? ध्यान से देखिएगा। सर अगर मैंने log ए बी के बारे में चर्चा करी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log b अपॉन log a। बेस में कुछ भी लगा सकता हूं, मैंने e लगा दिया। अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि मेरे पास जब मैं कुछ छोटी-छोटी सी बातें बता रहा था कि सम आइडेंटिटीज जो आपको दिमाग में रखनी है, लॉग में कोई भी बेस लगा हो लेकिन अगर यहाँ पर 1 है, तो ये हमेशा क्या हो जाता है 0। तो बेटा अगर मैंने इस जगह पर डिनोमिनेटर में a की जगह 1 रख दिया, तो log 1 बेस e हमारे पास 0 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता सर। फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो मेरे पास पूरा का पूरा फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए a की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं रखते। a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं रखते। ठीक है सर, इस बेस चेंज थ्योरम को मैं यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं कि अगर आपके पास log बेस ए बी लिखा हुआ है, तो इसको हम log b अपॉन log a लिख सकते हैं। और बेस मन चाहा, बेस मन चाहा, वाह भाई वाह, हिंदी भी बड़ी खूबसूरत। मन चाहा बेस आप लिख सकते हैं सर। बस कुछ कंडीशन है कि ये जो आपका बेस होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और ये बेस 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर सी लिख देता हूँ। सी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और सी कभी 1 के बराबर नहीं होगी। और बेटा ये एक ऐसी थ्योरम मैंने आपको बताई है, बेस चेंज थ्योरम, जो ज्यादातर हर सवाल में प्रयोग होगी, हर सवाल में। अरे जो अच्छे-अच्छे लेवल के सवाल होंगे उसमें तो होगी ही होगी। कुछ सवाल करने की हम लोग कोशिश। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पास बेस चेंज थ्योरम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट किया है, जो दिखने में तो थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है 81 की पावर 1 अपॉन log 3 बेस 5 प्लस 27 की पावर log 9 36 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log 7 9। ठीक है सर, इसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मुझे ये दिख गया कि भैया ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 भी log से लिंक होगा। और 1 अगर log से लिंक है, तो अभी हमने कुछ देर पहले बेस चेंज पढ़ा है कि सर अगर मेरे पास log बेस ए बी लिखा हो, तो मैं इसको log b अपॉन log a लिख सकता हूं। जो बेस मैं ऊपर लिख रहा हूं वही बेस मुझको नीचे लिखना। और बेस की तो खास बात होती है सर कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर नहीं होता। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको और एक चीज बताई थी सर, कि जो चीज मेरे पास बेस में है, यदि वो वैल्यू में है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ साफ-साफ हमको दिख रहा है सर, 51 की पावर 1 है और नीचे मेरे पास है log 3 बेस 5। यानी कहीं न कहीं मेरे पास जो 1 है, बेस और वैल्यू सेम होंगी और बेस वही होगा जो नीचे होगा। तो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास बेस की 5 है, यानी कि ऊपर भी मेरे पास बेस की वैल्यू 5 होगी और 1 को लिखने के लिए मुझको मजबूरन यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा।
ठीक है सर। एक-एक चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास log 5 बेस 5 और log 3 बेस 5 लिखा हुआ है, ठीक है? इसको सर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे log बेस ए बी की वैल्यू ये लिखी जा रही है, वैसे वाइसे वर्सा हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना? मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्मेट में है। हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो इधर बेस का काम कर रही है। तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो इस तरफ बेस का काम करेगी। अल्टीमेटली मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है सर, वो log बेस 3 5 आने वाली है। ठीक है। फिर दिमाग लगाना है कि 81 3 की कौन-सी पावर में होता है? तो जवाब आता है 3 की 4 पावर में होता है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 परफेक्ट एकदम। यानी 3 की पावर 4 और होल पावर लॉग बेस 3 5। अब मैंने आपको क्लास 8 में अभी वापस से यादें कुछ आपकी ताजा करी थी कि भैया अगर मेरे पास एक्सपोनेंट की पावर में पावर चढ़ी हो तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं सर। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। पावर की पावर आपस में चढ़ी हुई है, इसका मतलब कि 3 की पावर 4 लॉग बेस 3 5 हो गया। सारी प्रॉपर्टीज वही यूज हो रही है जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको सिखाई है। अब जब लॉग के पहले कोई नंबर आ चुका है यानी कि वो नंबर कहीं ना कहीं लॉग में अंदर वैल्यू की पावर रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको वैल्यू की पावर बना दूंगा। लॉग बेस 3 5 की पावर 4। साफ साफ दिख रहा है जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू बेस की। अगर वैल्यू और बेस सेम होता है इसका मतलब आंसर मेरा क्या आने वाला है? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है? 5 5 are 25, 25 5 are 125 एंड 125 5 are 625। यस सर। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 625। ये कितनी आसानी से आपका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं सर। 27 की पावर लॉग बेस 9 36। यार ये तो और भी आसान है। इसमें तो बेस चेंज का कहीं प्रयोग ही नहीं हमको करना। क्या करेंगे सर? 27 की पावर लॉग 9 मैंने लिखा और 36 को ऐसे तोड़ दिया कि उसमें कहीं ना कहीं 9 आ जाए। तो यार 9 4 जार 36 होता है, तो 9 इंटू 4 में तोड़ा। सब वही प्रॉपर्टीज लग रही हैं जो भी हम लोगों ने कुछ समय पहले चर्चा करी थी। ध्यान से देखते रहिए। अब अगर अंदर की चीजें मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब कि क्या करना है? इसको अलग अलग एडिशन में लिख देना। वेरी गुड। सिस्टमैटिक ढंग ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो मेरे पास वैल्यू 1 आ जाती है। परफेक्ट एकदम। 27 लॉग 9 9 मेरे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लॉग 9 4। इस चीज को ध्यान से देखिए क्योंकि अब मैं स्लाइड को चेंज करने वाला हूँ। 27 की पावर 1 प्लस लॉग 9 4। तो 27 की पावर 1 प्लस लॉग 9 हमारे पास बेस में है और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। सर मैं फिर से आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। भैया क्लास 8th में हमने ये भी तो पढ़ रखा है कि a की पावर m प्लस n, a की पावर m और a की पावर n होता है। तो भाई साहब अगर हमारे पास सेम बेस की चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये चीज ऐसे संभव है तो ये चीज ऐसे भी तो संभव है, वाइसे वर्सा। मैं 27 की पावर 1 लिख दूंगा मल्टीप्लाइड बाई 27 की पावर लॉग 9 4। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ चुका है। कुछ ऐसा करो कि मेरे पास वैल्यू और बेस सेम हो जाए ताकि यहाँ पर ये पावर की लॉग वाला काम खत्म हो जाए। ठीक है सर, करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइड में log 9 4 को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि 27 कहीं ना कहीं 3 की पावर में आता है, 9 की पावर में नहीं आता। तो इसको हम लिख सकते हैं सर log 4 अपॉन log 9। सवाल उठता है कि बेस क्या लगाएं, तो आपकी इच्छा बेस कुछ भी लगाइए। मेरी इच्छा करी कि मैं 3 लगा दूं लेकिन नीचे वाला काम खत्म हो जाए। ठीक है सर, 3 लगा के देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 लगाया तो log बेस 3 4 हो गया और यहाँ पर log बेस 3 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। अब जो मेरे पास पावर वाला काम है वो तो आगे होगा। यानी कि सर यहाँ पर मेरे पास log बेस 3 4 होगा और मेरे पास 2 log बेस 3 3 होगा। बेस और वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। अब मेरे पास फाइनली क्या बन रहा है? 1/2 log बेस 3 4। अब log से पहले मेरे पास 1/2 है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वैल्यू की पावर में रहा होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 3 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 का आंसर आता है 2।
अभी हाल-फिलहाल में आने वाले लेक्चर्स में मैं क्लास 12th का जब कंटेंट चालू करूँगा, तो उसमें ग्राफिकल अप्रोच से कई सारे सवाल लगवाऊँगा। पहला चैप्टर ही सर ग्राफ होने वाला है, हालाँकि इस चैप्टर का महत्व बहुत है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। उसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँगा कि x की पावर 1/2 का ओरिजिनल ग्राफ होता क्या है? कई लोग पता है क्या करते हैं? कई लोग इसको y मानते हैं और दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर देते हैं, वो आंसर गलत आता है। क्योंकि आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर आप सिंगल x की पावर माइनस 1/2 देखना चाहते हो, तो ये पैराबोला नहीं है सर। ये पैराबोला का एक पार्ट है, जो कि ऊपर वाला पार्ट। हाँ, अगर मैं माइनस x की पावर 1/2 कहता, तो वो नीचे वाला पार्ट होता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैराबोला बनता है। x की पावर 1/2 और माइनस x की पावर 1/2। जब इन दोनों को आप एक साथ लिखने की कोशिश करोगे, यानी कि प्लस माइनस x की पावर 1/2, फिर आप जब स्क्वायर करोगे, जाकर के आपके पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स का पैराबोला आता है। अदरवाइज अगर सिर्फ एक्स की पावर 1/2 लिखा है तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराबोला, और माइनस एक्स की पावर 1/2 लिखा तो दिस इज ओनली द सेकंड पार्ट ऑफ द पैराबोला। पूरा पार्ट कभी नहीं आता। पूरा पार्ट तभी आएगा जब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में लिखे होंगे। इसीलिए मैंने 4 की पावर 1/2 को -2 नहीं लिखा, 4 की पावर 1/2 को +2 लिखा, क्योंकि मेरे पास ऊपर आने वाला है। हाँ, अगर -4 की पावर 1/2 होता तो मैं -2 लिखता। ठीक है, ये तो खैर बेसिक बेसिक बातें हैं, जिसको हम लोग आने वाले समय में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे पास फाइनली log बेस 3 4 की पावर 1/2 ये बन जाएगा log बेस 3 2। ठीक है सर, यानी कि log 9 4 जो मेरे पास था, वो अब log बेस 3 2 बन गया है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू इसकी पुटअप करूंगा, 27 की पावर log बेस 3। 27 3 की कौन सी पावर होती है सर? 27 3 की होती है 3 पावर। 3 3 का 9 3 27, यानी 27 इंटू 27, 27 को खैर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3 की पावर 3 की होल पावर log बेस 3 2। पावर पावर आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 log 2 हो जाएगा सर। log के पहले कोई वैल्यू लिखिए तो पावर में चली जाएगी, तो 3 log 3 2 की पावर 3। अब बेस और वैल्यू अगर सेम है तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सीधा सीधा ये वैल्यू आने वाली, ये वैल्यू है 8। तो 27 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 सत्ती 56, 8 दूनी 16 5 21, 216। इस पूरे की वैल्यू मेरे पास जो आने वाली है वो 216 आने वाली। ठीक है सर, देखिए कितनी आसानी से ये दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 216, पहले वाले की वैल्यू आ रही है 625। अब लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला ध्यान से यहाँ देख लीजिए, 3 की पावर 4 बटे log बेस 7 9, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 बटे लॉग बेस 7 9, चेक कर लेते हैं एक बार। यस सर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल हो रहा है सर। तो मैं क्या करूंगा, 4 को 4 ना लिख करके 4 इंटू 1 कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 3 की पावर 4, 1 को मैंने लिख दिया लॉग जो बेस नीचे वही बेस ऊपर अपॉन लॉग बेस 7 9। सब लोग जानते हैं सर कि कभी भी मेरे पास इस तरह की चीज आएगी, ओरिजिनल तरीके से जब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो वैसे वर्षा करूंगा और log बेस 9 7 लिख दूंगा, 4 के साथ log बेस 9 7। ठीक है सर। अब अभी भी यहाँ पर दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत वैसे तो कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि अगर मैं इस 4 को तोड़ दूं 2 गुणे 2 में, तो हमारा आंसर बहुत प्रेम से आ सकता है। कैसे भाई? इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की पावर 2 log 9 7। ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा हॉलीडे मनाने, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अभी भी मुझको यहाँ पर बेस और ये वैल्यू सेम दिख गई है, यानी कि इसका आंसर आने वाला है 49। बहुत ही आसान, इतना आसान कि मतलब कि आप इसको जनरल तरीके से भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल एंड पावर के रूल और लॉग की प्रॉपर्टीज। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 49। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 49 आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आई थिंक 216 आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास 625 आ गई, तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा 9 6 15 5 20, 4 2 6 1 7 2 9 और 6 2 8, 809। अलग अलग पार्ट बाय पार्ट हमने एक एक एक्सपोनेंट को सॉल्व किया है, तो फाइनल 890 आंसर हमने प्राप्त किया है। चलिए
तो विद्यार्थियों अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो आई थिंक हाँ क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल नंबर 7। 7 एग्जाम्पल देखिए हम लोगों ने इतनी देर में कर डाले। चलिए, क्या होगा सर? हमको पता है कि log बेस ए 3 की वैल्यू 2 के बराबर दी गई है और log 8 बेस बी की वैल्यू 3 के बराबर दी गई। तो अब क्या करना है? साफ साफ पता चल रहा है, हमको ये पूछ रहे हैं log बेस ए बी की वैल्यू, मतलब ए हमारा बेस है और बी हमारी वैल्यू है। तो इसको अगर हम चाहें तो बेस चेंज करके log b अपॉन log a लिख सकते हैं, किसी सर्टेन बेस के साथ, जो बेस नीचे वही बेस ऊपर। कुल मिला करके हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड करेंगे सर? ध्यान से देखिए। सर इसको हम लिख सकते हैं log बेस ए 3 जो मेरे पास 2 के बराबर है, ये जब a इधर आएगा तो a स्क्वायर 3 के बराबर आएगा। ठीक है सर? अगर a स्क्वायर हमारे पास 3 के बराबर है तो a की वैल्यू प्लस माइनस √3 आएगी। लेकिन माइनस √3 तो ले नहीं सकते क्योंकि a तो हमारा बेस है। अगर a हमारा बेस है तो बेस के साथ कंडीशन होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर नहीं होता। ठीक है सर? तो पॉजिटिव वैल्यू के बिहाफ पे हम a की वैल्यू √3 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? b को देखते हैं। तो हमारे पास जैसे ही b यहाँ पर इधर आएगा तो b का क्यूब हमारे पास 8 के बराबर आएगा, जिससे b की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगी। तो मेरे पास आई थिंक आंसर आ ही चुका है। a की वैल्यू भी मुझको पता है, b की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो log a की वैल्यू है मेरे पास सर √3, b की वैल्यू है मेरे पास 2। सर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो किसी सर्टेन बेस को मान करके मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। मैंने c नाम का बेस मान लिया। अब ये √3 जो है ना सर, ये √3 3 की पावर 1/2 है। यस सर, 3 की पावर 1/2। मैंने एक स्टेप थोड़ा आगे लिख दिया, 1/2 को लॉग के बाहर भी कर दिया। ठीक है सर? ये 2 हमारा ऊपर चला गया, तो log C2 अपॉन log C3 वाइस वर्सा वाला काम करना है सर। अपॉन में लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं प्रॉपर लॉग में लाना चाहूंगा तो हमारे पास जो ये बेस है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जो 3 है ये बेस का काम करने लगेगा और ये 2 हमारे पास अब लॉग के बाहर है तो ये पावर में चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास log बेस 3 4 आने वाला है। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? यस सर, सी पार्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, log 4 बेस 3। तो जो बेसिक लेवल के सर सवाल हैं जो कि आपको आरडी शर्मा और कई जगह पर मिल जाएंगे। आईआईटी जेईई इस तरह के सवाल नहीं पूछता और एडवांस तो देखता भी नहीं। तो किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये तो आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे लूनी, सिंगेज और न जाने कितनी किताबें हम लोग सोचे हुए हैं लगवाने के लिए और लगवा के दिखाएंगे। आपसे सवाल सॉल्व होंगे। अब देखिए क्या आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ग्राफ का। अगर आप लोग मतलब ग्राफ कह रहा हूँ गलती से, लॉग का। अगर आप लोग लॉग का ग्राफ समझ गए तो सर आप बहुत सारी चीजें समझ जाओगे। तो लॉग के ग्राफ मतलब ग्राफ के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा चित्र बनाया हुआ है लॉग का और उसमें मैंने ये भी बताया है कि बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी और बेस अगर मेरे पास 0 से लेकर के 1 तक होगा, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो सकती। और देखिए 1 पे मैंने इनइक्वालिटी नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है कि बेस की वैल्यू कभी 1 होगी ही नहीं। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, log b बेस a का मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। कैसे प्लॉट होगा सर? अभी जब मैं आगे ग्राफ के लेक्चर डालूंगा तो मैं हर ग्राफ का मतलब ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको दूंगा कि आप दुनिया भर का कोई भी 2D का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र भी यहाँ पर एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी दिया ही नहीं गया है। तो खैर हम यहाँ पर केवल ग्राफ के बारे में जानेंगे कि लॉग का ग्राफ अल्टीमेटली हो कैसे। सर इसका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह का होता है। कंडीशन ये होती है सर कि a की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगी और a की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 1 के बराबर नहीं होगी। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर? तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह का मैंने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी है और मैंने एक चीज और ध्यान पे रखी है क्या, कि मेरे पास जो ये बेस वैल्यू है ये वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन ये वैल्यू 1 से भी बड़ी है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये लॉग का ग्राफ कुछ अलग तरह से दिखने लगेगा। इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा करके मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि लॉग का ग्राफ कैसे दिखता है। तो खैर
हमें इतनी जानकारी प्राप्त करनी है कि log b बेस a का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे-जैसे x बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे log b हमारा आता जाएगा। सर जी ये पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके आगे चलने पर मेरे पास ओरिजिन के ऊपर वैल्यू प्राप्त हो रही है। अगर आप इसके आप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि आपको ऊपर ओरिजिन की वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। और इस पॉइंट के जब आप पीछे चल रहे हो, 0 से आगे बढ़ रहे हो तो आपको ओरिजिन के नीचे वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी कि सर ये पॉइंट तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो जहां पर भी मेरे पास कोई भी ग्राफ में पॉइंट यदि एक्स एक्सिस वाला निकालना है, तो मेरे को उस ग्राफ में y की वैल्यू क्या करनी पड़ती है? 0, क्योंकि मैं एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का एक ही तरीका, शानदार तरीका है कि आप y को 0 कर दो। जैसे ही आप y को यहाँ पर 0 करोगे, तो log बेस ए बी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और ये बेस ए जब मेरे पास इस तरफ जाएगा तो पावर लेकर के जाएगा, और b की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। खैर, मैंने यहाँ पर A और B लिखा है और यहाँ पर Y और X लिखा है, ये भी कंट्राडिक्शन है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओरिजिनली ये ग्राफ जो मेरे पास बना हुआ है, ये log बेस AX का है, B नहीं होगा। B अगर होता तो B हमारे पास एक्सिस भी होता। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो हमारे प्यारे-प्यारे मासूम-मासूम से बच्चे जो हैं, कन्फ्यूज हो जाएँगे। प्रॉपर्ली लिख देता हूँ log बेस AX। log बेस ए एक्स, यहां पर भी शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे? log बेस ए एक्स लिख देंगे। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया? बेसिकली लॉग का एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने का प्रयास किया है कि सर ये ग्राफ मेरा यहां से उठेगा और सीधा होता हुआ जाएगा, और ये पॉइंट जो मेरे पास एक्स का आ रहा है, एक्स का जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है? सर ये एक्स का पॉइंट मेरे पास 1 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया 1,0। तो ग्राफ का एक प्रॉपर जो मतलब लॉग का एक प्रॉपर ग्राफ है, उसको आप एक बार दृष्टि डालिए जरा, यहाँ पर संक्षिप्त दृष्टि डालिए। क्या होता है? इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ वैलिड तभी रहेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर 1 होगी। सर व्हाट अबाउट इफ a 0 to 1, मतलब अगर 0 से 1 तक के बीच में, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर मेरे पास 0 से लेकर के 1 तक के बीच का कोई भी हमारे पास बेस दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमको 1/2 टाइम्स ऑफ x का निकालना है, जहाँ पे बेस वैल्यू मेरे पास 1/2 है। इसको मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि log बेस cx और log बेस c 1/2। अच्छा, 1/2 को अगर मैं क्लास 8 में वापस जाऊं, तो मुझको पता है कि सर जब मैं पावर -1 चढ़ाता था तो ये 1/a हो जाता था, 1/a हो जाता था। क्या होगा सर? log x बेस c log 1/2 बेस c। तो log 1/2 बेस c जो हमारे पास आएगा सर, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1। पावर यदि हमारे पास -1 है तो ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। तो log x बेस c और माइनस log c, मतलब बेस c 2। अब अगर आप केवल इतने पार्ट को देखो, माइनस को तो किनारे कर दो सर, माइनस मेरा आगे आ गया। अगर आप केवल इतने पार्ट को देखेंगे सर, log x बेस c और log 2 बेस c, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? log बेस 2x माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या बात पता चल रही है? यहाँ पर हमें ये बात पता चल रही है सर, कि जो भी मेरा ग्राफ log बेस 2x का होगा, उसके पहले माइनस लग जाएगा। इन शॉर्ट जितनी वैल्यू log बेस 2x की पॉजिटिव आने वाली थी, वो अब माइनस में आ जाएंगी माइनस के कारण, और जितनी वैल्यू log बेस 2x की नेगेटिव आने वाली थी, वो नेगेटिव के कारण पॉजिटिव आने लगेंगी। log बेस 2x जिसमें पता चल रहा है कि जो मेरे पास बेस वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, यानी कि इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा बनना चाहिए था, और ये पॉइंट 1,0 पर काटेगा। तो अब जो मेरे पास माइनस log बेस 2x होगा, वो किस तरह का बनेगा सर? वो इस तरह का बनेगा। मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू सारी की सारी एज इट इज पॉजिटिव हो जाएंगी ओरिजिन के ऊपर, और पॉजिटिव वाली वैल्यू जो 1 के बाद आ रही थी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। इन शॉर्ट अगर हम कायदे से इसको एनालिसिस करें, तो मैं प्रॉपर इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, जरा ध्यानपूर्वक समझने की सर कोशिश करिए। उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर की समाप्ति की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा सर। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास 1,0 नाम का पॉइंट,
यहां से मेरे पास ये ऊपर जा रहा है, जो कि नीचे वाले ग्राफ की परछाई थी और नीचे वाला ग्राफ बेस 2 का था, 1 से बड़ा था, बना रहे 1/2 का। और जो मेरे पास 1 के बाद ऊपर जा रहा है वो अब नेगेटिव की ओर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो log 1/2 x का ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से वैल्यू देने वाला है। ठीक है सर? क्योंकि हमारे पास log बेस 2x में तो हमने कन्वर्ट कर दिया और उसके पहले माइनस लगा दिया था। जितनी पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव आ गई और जितनी नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई। बेस 2x का ग्राफ ऐसे होता क्योंकि बेस 1 से बड़ा है और माइनस बेस 2x का ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। जितनी नेगेटिव वैल्यू वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी, जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो सब नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है? तो अल्टीमेटली एक बार हम लोग अपनी स्लाइड पे भी थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं। ये मेरे पास देखिए ग्राफ बना हुआ है लॉग बेस ए एक्स का, जिसमें कि साफ-साफ बता रहे हैं कि ए की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर 1 है और इसका ग्राफ हमारे पास कैसा जा रहा है? थोड़ा लाल कलम का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। इसका ग्राफ ऐसा जा रहा है। और ये मेरे पास वो ग्राफ है जिसमें बेस की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है, यानी कि 1 से बड़ी नहीं है, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है, तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसे जा रहा है। क्योंकि बेस चेंज प्रॉपर्टी तुरंत इसको नेगेटिव बना देगी और नेगेटिव बनाएगी तो नेगेटिव किसको बनाएगी? नेगेटिव उसको बनाएगी जिसका बेस 1 से बड़ा था और उसकी नेगेटिव वैल्यू वैसे ही बनेंगी कि नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है सर? ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसमें कुछ छोटी-मोटी बातें हैं कि इंक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो आई थिंक जब हम आगे पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में तो बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज़ इंक्रीजिंग एंड व्हाट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग। अभी हाल-फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं कि जो मेरे पास ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो मेरे पास ग्राफ है, वो ऐसा है। तो जैसे हम ओरिजिन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे मेरे पास ये वैल्यू देगा, ओरिजिन से और आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू देगा, ओरिजिन से और आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू देगा। मतलब वैल्यू धीरे-धीरे वो बढ़ा रहा है। तो जैसे-जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। मतलब log x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। x की बढ़ती वैल्यू के साथ-साथ यदि फंक्शन की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग। और x की बढ़ती वैल्यू के साथ-साथ फंक्शन की वैल्यू घटती जाए, कम होती जाए। जैसे कि सर अगर हम एक ठंडी दीवार में अपना हाथ रखें, टेम्परेचर समय के साथ-साथ कम होता जाता है, क्योंकि दीवार ठंडी रहती है, हीट ट्रांसफर होती रहती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेम उसी प्रकार, उसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सर x की जैसे-जैसे वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू भी मेरे पास यानी कि log x की वैल्यू भी मेरे पास बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, log x की वैल्यू हमारे पास घटती जाएगी, जब बेस की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। तो अल्टीमेटली याद रखना है ये कि जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा और जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और ऐसे में भी हमको ये साफ-साफ नज़र आ रहा है सर कि x की जैसे-जैसे हम वैल्यू यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। जैसे-जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एक वैल्यू देखो ये आ गई, फिर और आगे बढ़े तो देखो नेगेटिव आ गई, और आगे बढ़ाएँगे जब हम तो ये और नेगेटिव आ जाएगी। मतलब x की बढ़ती वैल्यू के साथ-साथ y की यानी कि log x की वैल्यू भी घट रही है। कौन से केस में? जब 0 से 1 के बीच में बेस होगा। जब 1 से बड़ा बेस होगा, तो जैसे-जैसे x की वैल्यू बढ़ेंगी, वैसे-वैसे हमारे पास log x की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक छोटी-सी समरी हम लोग तैयार कर लेते हैं। हुँ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लीजिए। कहना ये चाहते हैं वो कि भैया जब मेरे पास a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो log का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि ओरिजिन से अगर आप जिस भी पॉइंट पर आना चाहते हो, जैसे-जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे-वैसे आपके पास y की वैल्यू आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो इस केस में हमारे पास log x क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। और जब आप 0 से लेकर के 1 तक के बीच में जाओगे, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में जाओगे, तो ग्राफ आपका इस तरह बन रहा है, जो कि ओरिजिन से आप यहाँ पर कोई सर्टेन x को लेकर के चलोगे तो ये वैल्यू आएगी, और आगे चलोगे तो इससे छोटी आएगी, और आगे चलोगे तो इससे बड़ी आएगी। मतलब x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू घटती जा रही है, 0 से लेकर के 1 के बीच में। और यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन x की वैल्यू y से छोटी आ रही है, 1 से ग्रेटर। ठीक है सर। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने तो यहाँ पर हमारे पास अब पूरे के पूरे लेक्चर की एक शॉर्ट समरी है, जिसमें कि हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम बताया,
जिसमें लॉग कहाँ से इन्वेंट हुआ, कहाँ से लॉग का जन्म हुआ, वैज्ञानिक ने क्या सोचा, विद्यार्थी क्या कर रहा था, कैसे उसने लॉग को अप्रोच किया और बहुत सारी आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने आपको बताया, जिसमें लॉग के अंदर खूब सारी वैल्यूज का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो मैं अलग-अलग सम में लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास डिवीजन में हो तो मैं माइनस करके लिख सकता हूँ। अगर किसी एक्स्पोनेंट की पावर में लॉग हो तो मेरे पास क्या आंसर आ सकता है। और अगर मान लीजिए मेरे पास वैल्यू की पावर लगी हो तो वैल्यू की पावर जो लगी है वो पावर हमारे पास बाहर आ जाती है। बहुत सारी बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जिसमें हम लोगों ने a ग्रेटर 1 मतलब बेस की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तब क्या ग्राफ बन सकता है, इंक्रीजिंग बनेगा कि डिक्रीजिंग बनेगा और बेस की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है तो मेरे पास ग्राफ क्या बन सकता है, ये मतलब इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा और मतलब कि बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इनफैक्ट एक्सरसाइज तो नहीं लेकिन काफी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने लगाए हैं और आगे चल के हम लोग लगाएंगे भी सर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के साथ मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहे और बहुत समर्थन आपने किया। तो इसी उमंग के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी लगन के साथ विद्यार्थियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ श्री नारायण विद्यापीठ के चैनल पे, जहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपनी मंजिल को पा सको।